जैसे आपका मेजर जो सब्जेक्ट है एसएसटी में वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो यही 4 मेजर सब्जेक्ट है ना कि और भी है? ठीक है। अब इन चारों में जैसे आपको क्या है, बेसिक्स करना है। हम बार बार कहते हैं बेसिक्स, जैसे जो अभी रिसेंट परीक्षा है उसमें बेसिक आप करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका बेसिक हमने कहा था आप लोग सबको कि इसका एक क्रोनोलॉजी बनाइए, क्रम, ऐतिहासिक क्रम। कहाँ से कहाँ तक? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1947 तक। अब बनाइए नहीं, ये दिमाग में होना चाहिए। तो बताइए कि किसके किसके दिमाग में यह आंकड़ा हो गया? बस ये सिंपल बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके 1947 तक एक बार में आप सोच पा रहे हैं? हमने कहा था कि ग्रुप में आप बना के भेज दीजिए, हो सकता है किसी का दूसरे से बेहतर हो। तो आप लोग छुपाते क्यों हैं इतने? इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1947 तक यदि आप एक बार बता सकते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो आपका इतिहास का एक बेसिक क्रम बना हुआ है। ठीक है, हम इसीलिए बात करना चाह रहे थे। कई बार हमारे पास काम होता है, हमको पता ही नहीं वो काम है। ठीक है ना, ये काम में कोई दम है, लेकिन अभी तक ये पड़ा है और ये कुछ नहीं आप किताब में है, हमने बताया है, हमारे नोट्स में भी है और उसके अलावा आपके नेट पर भी है। बहुत तरीके से है, चार्ट बना के है, क्रम बना के है, और केवल आपको आगे पीछे बताना है। आपको यदि हम पूछे कि मैकडोनल्ड समिट पहले हुआ या मैकडोनल्ड पंचायत पहले आया या कामागाटा मारू का प्रकरण पहले हुआ, जालियांवाला बाग पहले हुआ कि 1909 का मार्लेमिंटो एक्ट पहले आया, तो इसके क्रम को आप बारीकी से करना है, कौन आगे कौन पीछे। डेट नहीं भी पता हो तब भी ये काम आसान है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले है कि हरियांक वंश पहले है? ठीक है ना, तो उसी तरीके के हरियांक वंश पहले है कि नंद वंश पहले है? उसी तरीके, ठीक उसी तरीके से नंद वंश पहले है कि कण्व वंश पहले है? तो एक तरफ आप ईयर लिखेंगे यानी वर्ष, और यहाँ पर लिखेंगे घटना। इस तरीके से आप करेंगे, 2 से 4 पन्ने में पूरा इतिहास सिमट जाएगा। ये काम आज के सिंधु घाटी से शुरू करके भारत की आज़ादी तक तीनों खंड में। ठीक है, यहाँ तक कि जब 800 से 1200 जाएंगे तो उसमें भी आप कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हम आप लोगों को अलग से बता देंगे। ये क्लियर है? इसमें कहीं मेरी आवश्यकता है इस कार्यक्रम को बताने में? बहुत इजी चीज़ है? कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये कर लेंगे ना, आप आज ही कर लेना है इसको, कल पर नहीं छोड़ना है, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम हिस्ट्री जानते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम पूछेंगे कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो कब नहीं भी पता हो, लेकिन ये पता है कि भाई लग रहा है कि 1765 या इस तरह का, 1665, 1800, मतलब कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तब बेदरा का युद्ध में आपको दिक्कत, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं उसको, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं उसको। ठीक है ना, तो राक्षस तंगड़ी, बन्नी हट्टी, तालीकोटा, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। केवल इस क्रम को कर लेंगे, और ये क्रम का होमवर्क हमने पहले ही दिन दिया था, जिस दिन फर्स्ट क्लास लिया था उस दिन ही। तो अब ये एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट नहीं ना करेंगे। क्लियर है? तो आज हम रिपीट करते रहे। ये पूरा का पूरा क्रम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले लिखेंगे, ईयर एक तरफ, और दूसरी तरफ उसका इवेंट लिखेंगे। ऐसे करते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे और भारत की आज़ादी तक का पूरा क्रम आज 2 घंटा बैठ के रात में लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इसको पूरे हिस्ट्री में 4 एलिमेंट देखा जाता है, जैसे कि हम आपको बता भी देंगे। जब ये कर लेंगे तब आपको हम पढ़ा देंगे। जैसे राजनैतिक, सामाजिक, फिर सांस्कृतिक और आर्थिक। अब जो मेजर राजनीतिक क्या हुआ, कौन कौन से राजवंश रहे, राजवंश में स्थिति क्या रही। स्थिति क्या रही मतलब उन्होंने कैसा शासन बनाया। ठीक है,
उन्होंने कौन कौन से राजा रहे, कब से कब तक रहे, और उन्होंने कैसी राजनीतिक जीतें हासिल की। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ जीत हासिल किया होगा, लेकिन उसके पहले साम्राज्य को बनाने में किसका योगदान रहा होगा? हैं? नंद वंश के पहले हर्यंक वंश का। तो हर्यंक वंश ने भी कुछ जीता, फिर उसके बाद ये वंश आया, और फिर जाके चंद्रगुप्त के पिताजी का नाम क्या था? इन्होंने साउथ तक कब्जा किया था। बिंबिसार कौन था? ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, राजा के हिसाब से राजा की जीत, किस राजा ने कितना क्षेत्र एक्वायर किया, कौन कौन सा क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला, साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, एक्सपेंशन ऑफ देयर बाउंड्री एंड एरिया, यह होता है राजनीतिक विजय। ठीक है। तो आप जब नंद वंश में आएंगे तो नंद वंश का राजनीतिक विजय देखेंगे, जब मौर्य में आएंगे तो मौर्य वंश का देखेंगे, जब शुंग में जाएंगे तो शुंग का देखेंगे, और जब हुण में जाएंगे कुषाण में तो कुषाण का देखेंगे, और फिर गुप्त आपका एंशिएंट खत्म। फिर आएंगे मेडिवल में, तो मेडिवल में 800 से 1200 मध्यकालीन का पूर्व इतिहास है। तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीपार्टाइट है, यानी कि जिसमें एक राजा, दो राजा और तीन राजा, ये राजा कभी इससे मिल रहा है कभी इससे मिल रहा है, तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष हो जा रहा है। इसी को ट्रीपार्टाइट कन्फ्रंटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये 800 से 1200 का सिचुएशन है। उसके बाद आप आएंगे कब? 1206 से 1526 तक, 320 साल का इतिहास। कितना? 1206 to 1526। तो वो कौन सा हो जाता है? वो सल्तनत फेज है, वो है सल्तनत। और सल्तनत में फिर आप देखेंगे आगे जाएंगे तो ये 1526 में ख़त्म होगा, यहाँ शुरू हो जाएगा मुग़ल, और मुग़ल के बाद जब फेज आगे बढ़ेगा तो लेटर मुग़ल। ठीक है ना। मुग़ल के बाद कौन आ जाएंगे? उत्तरवर्ती मुग़ल या लेटर मुग़ल। ठीक है। और तब आएगा आधुनिक। इस क्रम से इसको चलेंगे। अब क्या है कि जितने राजा है, मान लो इसमें सल्तनत में कितने राजा है? राजा तो बहुत है, 32 है राजा, एक सुल्ताना भी आई। तो 32 सुल्तान और एक सुल्ताना हुई। लेकिन वंश कितने आए? 5। कितनी बार हटवाए हैं? 5 वंश। तो इन 5 वंशों ने कौन कौन सी राजनीतिक विजय की? उसके बाद जब राजनीतिक विजय की तो इन लोगों ने कौन कौन से आर्थिक उपाय लगाए? आर्थिक उपाय में क्या देखा जाता है? तो किसके समय कितना कर था, ये हो गया इसका आर्थिक उपाय। आर्थिक में देखा जाता है कि जो कर लगाया गया, उस कर में मतलब लगाने की स्थिति थी या नहीं थी। जैसे कि मान लो राज्य में खूब उपज हो रहा है, तो वहाँ तो कर यदि 50% भी है तो ठीक है, 50% भी ज़्यादा है। लेकिन एक हो ही नहीं रहा है और आपने 50% ले लिया, तो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो राजा क्रूर है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है? उसके कर रोपण की नीति से। ठीक है। तो 1/3 है, 1/4 है, या 1/2 है। तो ये एकदम जैसे कि आप बाइफरकेट कर सकते हैं। राजा का कर रोपण से ही पता चल जाएगा कि राजा कौन अच्छा कौन बुरा है। तो हमें पता तो हो कि किसने 1/3 लगाया, किसने आधा लगाया, किसने 1/4 लगाया। कितना है? 10 मिनट का इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कब है? ये सो के पढ़ने वाला हिस्ट्री नहीं है, ये अब बैठ कर टेबल पे चढ़ के पढ़ने वाला हिस्ट्री। तब नहीं याद होगा कि ना ये 1/3 लगाया था, या उसी समय आप देखिए कि कौन 1/4 लगाया था, उसी समय देखिए कि कौन 1/5 लगाया था। देखिए कि कब कब राजाओं ने कर माफ़ी किया था। क्या इतिहास में कोई राजा है जिसने कर माफ़ी किया था? और सो के गया था किस जगह पे तो माफ़ करता नहीं। तो इसको कहते हैं आर्थिक उपाय। बाजार नियंत्रण कैसे किया, माप तोल की प्रणाली लगाई कि नहीं लगाई, ये सारा फैक्टर हो जाता है आर्थिक पक्ष में। अब मान लीजिए राजा क्षेत्र जीत लिया, राज्य बना लिया, कर लगा लिया, पैसा जमा हो गया, सबको सैलरी बांट दिया, तो कुछ सामाजिक कार्य होगा, कुछ कुआं बनेगा, कुछ नदी नाला बनेगा नहीं। तो वो जो एक्टिविटीज होंगी वो कहलाएंगी सामाजिक। महिलाओं की स्थिति क्या है, मजदूरी है कि नहीं, दास प्रथा है कि नहीं, ये सब का आंसर कहाँ से मिलेगा? सामाजिक है। और ये कैसे मिलेगा? उस समय जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स हुई हैं, जो इतिहासकारों ने लिखा है, बाद के इतिहासकारों ने भी, या उस दौर के जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो लिखा है, उसको मिलाकर पता चलेगा कि करारोपण की स्थिति क्या है। ठीक है। तो सामाजिक स्थिति
आर्थिक आया तो आर्थिक जो पैसा सरप्लस है, देखिए अधिशेष बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिशेष। तब तक कोई सामाजिक कार्य कोई भी राजा नहीं कर सकता है जब तक उसका उत्पादन अधिशेष न हो, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस न हो। पूरे इतिहास में प्रोडक्शन सरप्लस को ही ले जाना राजा का मेन टारगेट रहता है। आज भी हम जो जीएसटी कलेक्ट करते हो क्या है, प्रोडक्शन सरप्लस ही तो है, उसी से ना विकास होता है। हमारा टैक्स क्या है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सरप्लस के बाद ही आता है ना। तो उत्पादन अधिशेष, यदि पूछा जाए राजाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही थी इतिहास में, तो सबसे बड़ी चुनौती रही थी जमा और हासिल के फर्क को कम करना। जमा क्या होता है, इसे मान लीजिए आपका इतना, ये पूरा राज्य का क्षेत्र है, राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है ये पूरा एरिया, ठीक है। तो इस कृषि योग्य क्षेत्र से एक असेसमेंट किया गया कि इससे हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया आए या 10 करोड़ रुपया आए, ठीक है ना, या 10 करोड़ रुपये के बराबर अनाज आए, यही ना हो सकता है, कैश या काइंड। तो 10 करोड़ रुपये के बराबर अनाज आएगा, ये हमने सोच लिया जमा, ये हमने असेसमेंट कर लिया। लेकिन जब हमने मनसबदारों को छोड़ा, रैयत वालों को, जमींदारों को छोड़ा कि जाओ कलेक्ट करके लाओ, गवर्नर या प्रांतीय जो राजतंत्र थे उनको कहा कि जाओ कलेक्ट करके लाओ, तो वो लेकर आए 5 करोड़। तो ये जो 5 करोड़ है ना, ये है हासिल, यानी एक्चुअल में क्या मिला, ठीक है ना। असेसमेंट अगेंस्ट रिकवरी, एक्चुअल कितना मिला, हासिल कितना हुआ, तो 5 करोड़। तो फर्क कितना है, 50% का, यानी हमने जो एसेस किया एक्चुअली हमने कितना गेन किया, 50% कम। तो राजा वो बेहतर होगा ना जिसका जमा और हासिल में गैप कम होगा। कौन राजा बेहतर होगा, जिसके जमा और हासिल में फर्क कम होगा। और जिस राजा के जमा और हासिल में फर्क अधिक होगा वह कमजोर राजा साबित होगा। तो पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी में किसका जमा हासिल का फर्क कम होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी बेटर रूलर है, अच्छा शासक है, किस मायने में, राजनीतिक विजय के मामले में भी, आर्थिक चीज़ों को लाभ। इतिहास जो है लोग सोचते हैं ना केवल कालक्रम है, जो मैंने शुरू में बताया कालक्रम है, लेकिन कालक्रम के बाद कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, जो अपने क्रम पढ़ा राजाओं का, उन राजाओं ने पहले कौन कौन सी राजनीतिक विजय प्राप्त की, उसके बाद कैसी आर्थिक योजनाएं लागू की, उससे क्या हासिल हुआ, तो उसके हिसाब से कौन कौन से सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम चलाए, और उसके बाद भी कुछ उत्पादन अधिशेष है, यानी सरप्लस है किसका, प्रोडक्शन का, तो कुछ सांस्कृतिक काम भी हो जाएगा। सांस्कृतिक क्या होगा, कुछ बिल्डिंग बन जाएगी, कुछ तालाब बन जाएंगे, कुछ मस्जिदें बन जाएंगी, कुछ मंदिर बन जाएंगे, कुछ सभागार बन जाएंगे, कुछ ऐसे जगह बन जाएंगे जो सांस्कृतिक महत्व के हैं, ठीक है। बावड़ियाँ बन जाएंगी, रोड साइड में आपको विश्राम गृह बन जाएंगे, तो क्या होगा, सांस्कृतिक उत्थान होगा। तो ये जो स्थिति है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, तो पहले राजनीतिक होगा, राजनीतिक के बाद जो सरप्लस हम जमा करेंगे यानी कि तब आर्थिक आएगा, आर्थिक से जो हमारे पास चीज़ें अचीवमेंट होंगी तो हम सामाजिक कुछ कार्य करेंगे, और उसके बाद भी राजा के पास कुछ समय बच जाता है तो वो क्या करेगा, कुछ सांस्कृतिक प्रयास करेगा। तो यदि हमने एक क्रम बना लिया और इन चारों सांचों में डाल दिया, तो क्या इतिहास में ऐसा कोई प्रश्न है जिसको कहेंगे कि हमको हवा ही नहीं लग रहा था, कई बार कहते हैं ना हवा नहीं। तो इस क्रम से करने में आपको सहूलियत होगी और कम समय में हो जाएगा। कभी भी सवाल के पीछे मत भागिए, सवाल सारा बन जाएगा यदि आप इस तरीके से जाइएगा तो, उसके बाद सवाल बनाइए, ठीक है। तो आज रात में हम देंगे हिस्ट्री पर टाइम, हिस्ट्री को ख़त्म करने का टारगेट लेंगे आज, क्लियर है। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो सुन लें, हमने आज होमवर्क दिया है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1947 तक पूरा इतिहास का क्रम बनाएंगे और उस क्रम को याद करने के बाद इस एंगल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री का खाका। हिस्ट्री ऐसे ही जाएगा, क्रम बनेगा, फिर 4 पार्ट बनेगा और आपके लिए एकदम
बहुत आसान हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि बन्नी हट यदि आपको पता है, राक्षस तंगड़ी पता है, यदि आपको बेदरा पता है, तो आगे पीछे यदि पता है तो आपको हमेशा ही उसका डेट भी अपने आप याद हो जाएगा। क्या बक्सर का युद्ध आपको बताना पड़ेगा कब हुआ था? यदि क्रम पता है तो वैसे ही रहेगा। लेकिन कहाँ दिक्कत होगी, जब 1928 आएगा और इसमें 5 घटनाएं हुई हैं। इन पांचों में कौन मई में हुआ, कौन जून में हुआ, कौन दिसंबर में हुआ और कौन जनवरी में हुआ, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसमें भी डेट नहीं याद करना है, लेकिन क्रम याद करने के लिए डेट बिना याद किए होगा। अब 1931 में इतनी घटनाएं हुई हैं कि यदि आप उसका डेट नहीं याद करेंगे तो कैसे चलेगा। तो वहाँ माइन्यूटली आपको जितने आप इतिहास में मॉडर्न में नज़दीक आते जाएंगे आज़ादी के, संख्या ऑफ इवेंट बढ़ती जाएगी। क्लियर है? लेकिन वहाँ याद करना भी आसान होता है क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। हमने उनके फोटोग्राफ देखे हैं, उनके टीवी इमेज देखे हैं, चलता फिरता चित्र भी देखा है, तो याद करना आसान है। अशोक का देखा है, अशोक ग्रेट, उसका तो देखा नहीं ना कुछ, फोटो नहीं, मतलब चलचित्र टाइप का कुछ। लेकिन महात्मा गांधी को चलते हुए देखा ना आपने। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई इवेंट याद करना आसान है, अशोक से रिलेटेड मुश्किल है। और होमोपिथेकस और रमापिथेकस और मुश्किल है, क्रोमैग्नन निएंडरथल और मुश्किल है, नहीं है। तो जितना पीछे जाएंगे चीज़ें क्या होती हैं, वेग होती हैं, और जितना आगे आएंगे चीज़ें उतनी विविड होती हैं। तो वेग एंड विविड का फ़र्क है, ठीक है ना, ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हिस्ट्री वाला मैटर समझ में आ गया। यदि स्टडी मटेरियल इसमें दे दिया जाए तो आपको एक लेक्चर देंगे तो ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि ये 10 दिन के लिए कह रहे हैं। जो लंबे समय के लिए जुड़े हैं उनके लिए फिर स्ट्रेटजी दूसरी होगी। क्लियर है? तो आज के आज आप लोग को इतिहास ख़त्म करना है। नहीं, ये टीचर का एग्ज़ाम है और जो भी रिसेंट जो भी एग्ज़ाम से 10-15 दिन में उनके लिए बता रहे थे, ठीक है ना। और जो लोग 70 वाले को लेकर चल रहे हैं उनके लिए हम फिर से 2-4 दिन में अलग तरीके से बताएंगे। क्लियर है? अब आइए पॉलिटी पर। पॉलिटी में मैंने उसी दिन बताया था कि इसमें मात्र बीच का जो भाग है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर वाला पार्ट, और इसके पहले भारतीय संविधान का इतिहास है और इसके पहले संविधान का स्रोत है। ये दोनों आपका हो गया है। क्लियर है? उसके बाद आपके संविधान की अनुसूचियां हैं, यह भी आपका हो चुका है। और इसके बाद संविधान का संशोधन है। ये संशोधन में हमने आपको होमवर्क दिया था कि महत्वपूर्ण संशोधन जो ये है इनको याद करके आइए। तो ये हो गया। अब बीच का जो ये पार्ट है इसी में टोटल 22 चैप्टर है और इसी में सारा गेम है। अब इसमें क्या है कि 2 पार्ट है। एक है कि 395 में से मुश्किल से 70 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट जाइए। वो हमारी बुक में भी दिया है स्टडी मटेरियल, इसका भी आज भिजवा देंगे, लेकिन इसका आज नहीं, इसका कल भेजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। आज केवल हिस्ट्री भेजेंगे, कल आपको पॉलिटी के स्टडी मटेरियल देंगे। और उसमें ध्यान दीजिएगा, इस 395 आर्टिकल में आपको कितना याद करना है? 70, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसको याद करने के बाद इसी को समझना है। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कितने आर्टिकल हैं, कब से कब तक फंडामेंटल राइट है? 12 से 35 है ना। तो 12 से 35 को पूरी तरह से विश्लेषण के साथ पढ़ जाना है, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है। तो इसमें 3, इधर 2 पार्ट है, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 2 पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान 395 आर्टिकल्स है, इसका विश्लेषण है। इसके अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और है, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटी रिलेटेड इवेंट्स कहिए उनको, राज्य व्यवस्था संबंधी करेंट अफेयर्स, जैसे आर्टिकल 370, जैसे 35A, NRC, CAA, जनगणना, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या जो भी रिफॉर्म PIL है, जनहित याचिकाएँ हैं, इन सब पर जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जुडिशियल एक्टिविटीज में, ये सब क्या है? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, या कहें तो पॉलिटी रिलेटेड डेवलपमेंट है, जिसका कि इस पर इम्पैक्ट है। तो इस इतना चीज़ करने में आप 4 चीज़ कर चुके हैं, ये वाला काम आपका चल रहा है। आर्टिकल 395 में से 70 आर्टिकल याद करना कितने घंटे का काम है? कल का काम है, कल दिन भर का काम है। आज रहेगा हिस्ट्री और कल हाफ डे तक रहेगा हिस्ट्री। कल हाफ डे के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी। और ये सब आप लोग रटेंगे।
कंसेप्चुअल पार्ट में जहाँ दिक्कत होगा हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे, आप क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके उसको डील कर देंगे। ठीक है, 10 दिन में तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना, और कोई तरीका है? दरोगा के लिए तो हम पूरा पढ़ा देंगे, मतलब एक बार हो जाएगा, लेकिन अभी आप इसी के हिसाब से कीजिए दरोगा को भी, जिनको दरोगा देना है। तो अभी ये होमवर्क हो गया आपका, हिस्ट्री वाला आज कीजिए। आज हम केवल हल्का सा पॉलिटी टच कर दिए कि आपका इसमें लगभग सब कुछ हुआ पड़ा है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट बचा है, इसको जैसे फिनिश करेंगे आपको पॉलिटी वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बीच में हमने आपको पढ़ाया था क्या, ज्योग्राफी पढ़ाया था, ठीक है ना। ज्योग्राफी में एशिया पढ़ाया था, और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया था, एक क्लास लिया था। तो एशिया के बाद आपको अफ्रीका, जैसे एशिया हमने बताया था उसी तरीके से अफ्रीका का होमवर्क दिया था, और कहे थे कि आने के बाद अफ्रीका का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका और एशिया यदि आपने कर लिया तो कितने महादेश बचे हैं? 5 बचे हैं। 5 में अंटार्कटिका का कोई मतलब नहीं है, माई बाप है उसका कोई। एक विंसन मैसिफ याद रखिएगा, तो इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। तो बच गए 4। इन चारों को अब क्या कीजिए कि पहले इतने दिन में 2 किया है, अब 2 दिन में 4 कर लीजिए। दिक्कत है, यानी परसों आप क्या करेंगे, 4 महादेश का लैंड एंड वाटर पढ़ेंगे। इन सब के लास्ट में इकोनॉमिक्स में तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम सीधे आपको मटेरियल ही दे देंगे, जो देंगे उतना पढ़िएगा, उसी में से काम हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट है इसका, हम आपको एक दिन समझाए भी थे, पहले भी बोले हैं। इसमें एक ही कंसेप्ट है जिस पर सब कुछ होता है, ग्रोथ रेट। इसका क्या कंसेप्ट है? ग्रोथ रेट। ठीक है ना। देखिए, एक कंसेप्ट बता रहे हैं, मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेगा, और इसी कंसेप्ट पर आपका इकोनॉमिक्स का काम हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में समझ गए, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका 5 दिन, मतलब कि एक ही दिन में 4 करेंगे तो हो जाएगा। और उसका इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल ही सब कुछ होता है, डेटा हम अलग से देंगे आपको। जैसे ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है वो फिजिकल वाला ही पार्ट है, जो कि हम एक दिन क्लास लिए थे। अब बच जाएगा इसमें डेटा कि महत्वपूर्ण उत्पादन खनिज, ये तो ये रटने वाली बात है, इसका आंकड़ा दे देंगे, और इसको याद करके आप उत्पादन चार्ट किसका, फसल का और खनिज का, कौन इसमें टॉप पर है, और वो पूरे भारत में और पूरे विश्व में। हाँ, उत्पादन और उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हाँ, कन्फ्यूजन रहता ही है, और सवाल कई बार पूछ देगा प्रोडक्टिविटी का, और लोग समझते हैं कि, देखिए, इकोनॉमिक्स में एक सबसे महत्वपूर्ण टर्म होता है ग्रोथ रेट। ठीक है अनुपम, आपको तो पता है, आप बताइए ग्रोथ रेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ रेट? देखिए, नहीं, ये आप क्या जानते हो उसे नहीं, जो हमने बताया है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ग्रोथ रेट यानी हिंदी क्या हुआ इसका? वृद्धि दर। डेवलपमेंट हुआ ना, विकास। ग्रोथ मतलब वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ रेट यानी विकास, वृद्धि दर। अब क्या है, दर जब किसी में लगता है ना, दर यानी समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, 100 नहीं, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तभी ना रेट होगा, दर होगा। ठीक है, यानी ये P/Q के फॉर्म में होगा, रैशनैलिटी होगी इसमें। अब ऊपर में इसके होता है ROCF कहिए इसको, क्या होगा? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। शॉर्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? RCF। ऑफ के लिए कोई वर्ड देने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? RCF, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये रहेगा। नीचे में क्या रहेगा? ICOR, याद रखिए, 3 वर्ड याद हो गया। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू RCF बाई ICOR। क्लियर है? ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। समझिएगा ध्यान से, यह इकोनॉमिक्स का सबसे कोर कंसेप्ट है, तो आप भी समझिए। ठीक है, कि पूंजी निर्माण की दर क्या है, या फिर इसमें दर आ गया, यानी यह अभी डिवाइडेड बाय समथिंग होगा, यह भी दर है, या विथ रिस्पेक्ट टू 100 होगा, तब भी दर हो जाएगा। यानी पूंजी निर्माण की दर ऊपर में है। तो पहले पूंजी निर्माण की दर क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे इस साल पूरे देश का में पैसा आने का जो तरीका है, किसी भी तरीके से, तो पैसा आने का क्या क्या तरीका है? तो पैसा आ सकता है टैक्स से, पैसा आ सकता है रेवेन्यू से, मतलब पैसा आ सकता है सेस से, पैसा आ सकता है किसी ड्यूटी से,
पैसा आ सकता है किसी से उधार लेके, पैसा आ सकता है बोरोइंग से मतलब उधार से, पैसा आ सकता है किसी से यदि हमको दान मिल जाए, अनुदान से आ सकता है, पैसा आ सकता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, कोई हमारे यहाँ निवेश कर दे यानी जिसको FDI बोलते हैं, पैसा आ सकता है किसी एसेट इन्वेस्टमेंट से जो कि संस्थागत हो जिसको FII बोलते हैं, ठीक ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, FDI से आ सकता है, FII से आ सकता है, या फिर ऋण के रूप में, डेप्ट के रूप में आ सकता है। यही तरीका है ना। नहीं तो कोई देश किसी देश पे कब्जा कर ले, इससे भी आ सकता है, शत्रु संपत्ति से नहीं आएगा। यदि हमने मान लीजिए किसी राष्ट्र को कब्जा कर लिया तो उसका टोटल हमारा है। यदि उपनिवेशवाद की बात करें, इम्पीरियलिस्टिक बात करें, तो लोग ऐसे भी पहले करते थे, लेकिन वो मामला अब कम है, अब कहाँ होता है। लेकिन बाकी जो हमने बताया, चाहे वो टैक्स हो, रेवेन्यू हो, ड्यूटी हो, सेस हो, या फिर लोकल बॉडी का कुछ अर्निंग्स हो, या फिर FDI हो, FII हो, या फिर कोई ऋण हो, बोरिंग्स हो, इन सारे तरीके से पैसा आ सकता है। तो मान लो इन सारे तरीकों को मिला के 2022 में आया 1 लाख करोड़। कितना आया? 1 लाख करोड़। और 2023 में यही सारे हथकंडे अपना के यदि आ गया 1,10,000 करोड़, तो हमारा पैसा बढ़ने का रेट कितना है? पहले आया 1 लाख करोड़, अभी बाद में आ गया 1.10 लाख करोड़। तो हमारा रेट क्या है बढ़ने का? 10% नहीं है, तो हम यहाँ ऊपर में 10 लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? 10%। ये हमारा ये हो गया कि हमारा किस रफ्तार से पैसा आने का दर बढ़ रहा है। जैसे मोदी जी जो कोट पैंट पहन के घूमते हैं और जाके पैसा लेके आते हैं, तो उससे रेट ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऊपर वाला मात्रा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर का हमारा क्लियर हो गया। अब ये P/Q के फॉर्म में Q क्या है? ICOR है। तो ये जो Q है ICOR, इस Q को समझना होगा ये क्या है। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है। जैसे मान लीजिए हम एक फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत बड़ा चीज़ है ये, इसको शॉर्ट में हम समझा रहे हैं कि यदि किसी फैक्ट्री में 100 पेन बनाने की क्षमता है, तो 100 पेन बनाने में यदि 100 रुपया लग रहा है या 1000 रुपया लग रहा है, 100 पेन बनाने में कितना रुपया लग रहा है? 1000 रुपया। तो 101वां पेन बनाने का यानी नंबर 101 वाला जो पेन होगा, उसको बनाने का जो खर्च है, उस खर्च को क्या कहेंगे? ICOR। यानी एक इकाई अधिक निर्माण के लिए जिस लागत को अधिक लगाना पड़ता है, उस लागत को क्या कहते हैं? ICOR। यानी 100 पेन हम बना रहे हैं, तो जो खर्च है 101वां पेन बनाने में वो खर्च उतना ही आएगा, उसके अनुपात में नहीं आएगा। यदि 1000 रुपया में 100 पेन बन रहा है, तो हो सकता है कि 1001 रुपया में 101 पेन बन जाए। नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि सेटअप बना हुआ है, कच्चा माल ही तो डालना है, सारा लेबर तो वही लग रहा है, सेटअप वही लग रहा है, बिजली वही लग रहा है, थोड़ा सा कच्चा माल, तो हो सकता है 1 रुपया का माल डाले और 1 तो पेन निकल के आ जाए। तो प्रति इकाई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए जो हमें एक्स्ट्रा लागत लगाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ICOR। तो मान लीजिए यह यदि 1 है, तो हमारा ग्रोथ रेट हो गया 10%। यह यदि 1 है तो हमारा ग्रोथ रेट क्या है? 10% है। अब देखिए पूरा इकोनॉमी इसी से समझा जाता है। जैसे यदि आपको भारत का वित्त मंत्री बना दिया जाए और कहा जाए कि ग्रोथ रेट बढ़ाओ, तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाला बढ़ाएंगे कि नीचे वाला? समझ में आ रहा है? कौन सा बढ़ेगा? ऊपर वाला। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाएंगे हम, जैसे 1,20,000 करोड़ लाने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर वाला 20 हो जाए। तो एक संभावना है कि ऊपर में 20 हो जाए और नीचे में 1 रहे, तो हमारा ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? 20%। लेकिन एक संभावना है कि ऊपर में 10 रहे और हम लागत ही हमारा जो यहाँ पर 1 है वो हाफ हो जाए, 0.5 हो जाए, तो अभी हमारा 20% हो जाएगा ना। तो यदि हमको ऊपर वाले को बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा? पैसा लाने के सोर्सेज क्रिएट करने होंगे, टैक्स का बेस बढ़ाना होगा। तो क्या टैक्स का बेस बढ़ाने का उपाय इकोनॉमी नहीं है? सोर्सेज क्रिएट करना, FDI में सारा सेंसेक्स शेयर हेन तेन सब RCOF में आ जाएगा ऊपर वाले में,
आएगा ना। और ICOR जो नीचे वाला है, जो एक चीज़ के उत्पादन की लागत को कम करता है, तो उसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बिजली देना पड़ेगा, सस्ती बिजली, पानी सस्ता, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में पानी लगता है। उसके अलावा रोड होना चाहिए, नहीं, लेबर सस्ता होना चाहिए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैपिटल यहाँ पर जरूरी होता है, यह होना चाहिए। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, सब कुछ हो और गुंडा लोग रोड पे लूट ले सब, तो देयर मस्ट बी ए बेसिक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, सब लोग लेबर ही ना हो, टेक्निकल लोग होने चाहिए, एक्सपर्टीज होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए, ठीक है ना। तो स्किल इंडस्ट्री से लेके बिजली, पानी, रोड, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। सिविल इंजीनियरिंग, फैक्ट्री बनाएंगे तो सिविल इंजीनियरिंग का यूज होगा। यदि उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए, उसके वितरण की प्रणाली होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म होना चाहिए, नहीं है तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए, और मार्केट में लोगों को अल्योर करने के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो यदि आप बिजली ठीक करेंगे, यदि सड़कें सही होती हैं, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट घटता है या बढ़ता है? कोई कंजम्पशन ऑफ फ्यूल घटता है या बढ़ता है? घटता है। तो नहीं, इंटररिलेटेड है। यदि आपने नीचे का सारा एक्सपोनेंट देख लिया तो भी यह कम हो जाएगा। या जो मान लीजिए अभी 4 रुपया लागत लग रहा था, वो 2 रुपया लगेगा तो ये डबल हो जाएगा, 1 लगेगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो या तो नीचे का ऊपर का सारा पढ़ लीजिएगा, तब इकोनॉमिक्स का कोई टर्म छूटेगा। देखिए ध्यान से, जितने भी सुधार हैं, रिफॉर्म्स, या तो ऊपर वाले में होंगे या नीचे वाले में होंगे। कैसा सुधार? कि कोई यदि एक प्रोडक्शन कॉस्ट घटाना चाह रहा है तो उसको कहाँ से सपोर्ट चाहिए? बैंक से। तो कहाँ सपोर्ट चाहिए? हमको टैक्स से थोड़ा सा छूट दे दो ताकि हम खुल के काम कर सकें, और जब एक बार हम काम कर लेंगे तो हम डबल टैक्स देंगे। तो जो रिफॉर्म्स है, चाहे बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो, या फिर तमाम चीज़ें, और हमारा चूँकि राज्य जो है क्या है, कल्याणकारी राज्य है, तो हमें कुछ छूट भी देना है, कुछ सब्सिडी भी देना है, और कुछ चीज़ें फ्री में ही बांटनी है। 5-5 साल के लिए वादा भी करना है, चुनाव भी जीतना है, तो उन सारी चीज़ों को भी डालना है इसमें। रिग्रेसिव भी है और प्रोग्रेसिव भी है। तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है इकोनॉमिक्स? यही तो पढ़ना है। दिन भर यदि उस कंसेप्ट के साथ पढ़ा जाए तो 2 से 3 दिन का मैटर है। क्लियर? आज के लिए तो लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, नहीं? हिस्ट्री में क्लैरिटी आ गई। जब क्रम बना लेंगे तो इस चीज़ पर हम लोग मैटर देखेंगे और क्लास ले लेंगे। पॉलिटी में थोड़ा सा ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। और ज्योग्राफी में आप लोग को 4 महादेश पढ़ के आना है, कि अफ्रीका और एशिया छोड़ के। अफ्रीका एशिया हो चुका है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक साथ पढ़िए, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ पढ़िए। तो एक दिन का काम हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में सारा ये रहेगा, हम क्वेश्चन आपको कुछ मल्टी वाला जो होता है MCQ और कुछ वन लाइनर दे देंगे। इसके बाद जब ये सब आप कर लेंगे तो कितना तारीख को दे रहे हैं हम लोग गेस्ट क्वेश्चन? 3 तारीख तक हम लोग, 4 को है ना मंडे, संडे को आपको गेस्ट क्वेश्चन दे देंगे। 3 तारीख को, 3 दिसंबर को हम लोग गेस्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे। लेकिन इसके ऊपर नहीं रहना है, ठीक है ना? या अंत में 10, 20, 30 सवाल बढ़ाने के लिए हमारा एक प्रयास है। 90% केस में ये लड़ जाता है, 10% केस में कुछ कम लड़ता है, और यदि आपने उसके एनालिसिस को पढ़ लिया तो हमेशा लड़ता है। ये नहीं कि डायरेक्ट नहीं लड़ा, अरे कोई मुक्केबाज थोड़ी एक डायरेक्ट लड़ जाएगा, लेकिन आपका वो दायरा जरूर तय कर देगा, ठीक है ना? तो वो हम आपको केवल इसी का नहीं, साइंस का भी, और बाकी जो करंट अफेयर्स हैं उनका, और जो मैथ्स के टिपिकल जो सेक्टर को पकड़ता है उनका भी गेस्ट क्वेश्चन हम 500 क्वेश्चंस का दे देंगे आपको, ठीक है? तो इस तरीके से कीजिए। चलिए पढ़िए जम के, और क्रम बना के ग्रुप में भेज दीजिएगा। खूब सुंदर चार्ट बनाइए और उस चार्ट को ग्रुप में भेजिए, ठीक है? थैंक यू।